आज का जो हमारा टॉपिक है वो समरूप आकृतियां हैं। तो इस समरूप आकृति के अंतर्गत हम समरूप त्रिभुज के बारे में जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो समरूप आकृतियां क्या हैं? ऐसी दो आकृतियां समरूप कहे जाती हैं यदि वो दिखने में एक जैसे ही हों, स्वरूप उनका कैसा हो या फिर कहें आकार एक जैसा हो, समान हो, उसको हम समरूप आकृति कहते हैं। तो जैसे हम किसी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो ये आपका जो समकोण त्रिभुज होगा किसी अन्य छोटे समकोण त्रिभुज के हमेशा वो समरूप आकृति ही आपको प्रदान करेगा। जैसे हमने एक बड़ा समकोण त्रिभुज ले लिया और यहाँ पे हम एक छोटा समकोण त्रिभुज लेके चलते हैं, ये इस प्रकार। तो देखिए दोनों दिखने में सेम है। इसको हम ले लिए ए बी सी पी क्यू आर। बहुत ध्यान समझेंगे, थ्योरी चीजें हम लेके चल रहे हैं पहले। तो ए बी सी और पी क्यू आर दोनों दिखने में एक जैसे हैं और आकार भले दोनों का अलग अलग है, लेकिन आकृति, इसका स्वरूप और आकार जो है एक जैसा है, इसलिए दोनों आकृतियां कैसी हैं? समरूप हैं। अब जैसे हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर की। तो जब किसी दो त्रिभुजों को हम समरूप दिखाते हैं, न्यूनतम उसका जो शर्त होगा कि किसी दो त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ध्यान देंगे इस बात को। न्यूनतम शर्त, तो न्यूनतम शर्त है कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के इक्वल हो जाए, ध्यान देंगे, न्यूनतम शर्त। और इसी से आपका पूरा पाइथागोरस थ्योरम जो है प्रूफ होता है, इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए समरूपता प्रमेय से। तो यदि हमारे पास दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, तो पहले त्रिभुज के दो कोण, जैसे एग्जांपल के लिए हम कोण ए को कोण पी के हम बराबर दिखा देते हैं, और ये जो 90 अंश दिखाई दे रहा है कोण बी, और कोण क्यू को हम बराबर दिखा देते हैं। तो पहले त्रिभुज के दोनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दोनों कोण के यहाँ पे इक्वल हो रहा है। देखिए कोण ए इक्वल टू कोण पी। अभी कारण नहीं पता, हम लेके चल रहे हैं कि यदि मान ले जाए ए पी के बराबर है और बी क्यू के बराबर है, और बी और क्यू तो दोनों बराबर होंगे ही क्योंकि दोनों 90 अंश है। तो और ए और पी को हमने किसी रीजन से मान ले जाए कि वो बराबर हो गए, तो हमने पहले कोण त्रिभुज का एक कोण, दूसरे त्रिभुज के उसके संगत कोण, उसके बाद पहले त्रिभुज का दूसरा कोण और दूसरे त्रिभुज के दूसरे संगत कोण को हम बराबर दिखाए। तो जैसे ही दो कोण यहाँ पे बराबर हो जाते हैं तो यह त्रिभुज समरूप कहलाएगा। तो न्यूनतम शर्त क्या है कि आपको केवल दो संगत कोणों को बराबर दिखाना है और त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा। तो जब समरूप हो जाएगा तो इसको जो लिखने का ढंग होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और जैसे ही त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा तो इसके जितने भी संगत कोण हैं, पहला केस, तब जितने भी संगत कोण होंगे वो सभी बराबर हो जाएंगे। संगत कोण बराबर होंगे, ये समरूप होने के बाद। और नंबर दूसरा, सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, समान अनुपात में होंगे। तो समान अनुपात में होंगे का क्या मतलब है? यदि हम एक भुजा लेफ्ट से लें, पहली त्रिभुज से ए बी, तो दूसरे त्रिभुज से उसी का संगत भुजा हमको लेना है, तो ए बी का संगत भुजा हम ले लिए पी क्यू। अगला बी सी, तो दूसरे त्रिभुज का संगत भुजा हम लेके चलेंगे क्यू आर। अब अंतिम भुजा जो बच गया वो है ए सी, और दूसरे त्रिभुज के जो संगत भुजा हो जाएगा इसका पी आर। इसको आपको विशेष ध्यान देना है। तो पहला, समरूप होते ही संगत कोण बराबर हो जाएंगे और उसकी सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ध्यान देंगे, समान नहीं होंगे, समान अनुपात में होंगे। मतलब ए बी के बटे में हम पी क्यू के लेकर चले, बीसी के बटे में क्यू आर को लेकर चले और एसी के बटे में पी आर को लेकर चलेंगे, तो हमेशा वो जो अनुपात हमको प्राप्त होगा वो हमेशा समान होगा, एक जैसा होगा, अनुपात इक्वल होगा। इस प्रकार। और अनुपात का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ए बी का मान आपको यहाँ पे 12 दिया गया है
और सपोज पी क्यू का मान है 6, इस प्रकार। बी सी का मान मान जाए 8 है और क्यू आर 4 है। इसी क्रम में हम इसको ले लेते हैं 6 ए सी को, और इसको ले लेते हैं 3। तो आप देख पा रहे हैं यदि इसको आप वैल्यू रखो तो ये आपका 12/4 हो जाएगा। फिर नहीं, 12/6, सॉरी, संगत भुजाओं का अनुपात लेना है ना हमको। तो ये 12/6, अगले में 8/4 और अगले में 6/3 हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे इन सभी का जो अनुपात होगा वो 2:1 है। इसी को हम कह रहे हैं समान अनुपात। कि भुजाओं को जब हम डिवाइड करेंगे, पहली भुजा दूसरे के संगत भुजा से, तो वो जो वैल्यू मिलेगा वो एक जैसा ही मिलेगा। 12/6 का मतलब है 2/1, 8/4 का मतलब भी 2/1 है और 6/3 का मतलब भी 2/1 है। तो इस प्रकार जब दो आकृतियां समरूप हो जाती हैं, कौन से शर्त से? कोण कोण समरूपता प्रमेय से। केवल दो कोण को आपको बराबर दिखाना है, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और समरूप होते ही उसके जितने भी संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे और संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाएंगी। तो ये हो गया समरूपता की कुछ शर्तें जो आप 9th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, और उसका यहाँ पे अनुप्रयोग, और खास कर ये पाइथागोरस प्रमेय हम उपयोग करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये हो गया समरूपता के लिए। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे, इसी पेज में मैं ले लेता हूं, और वो है सर्वांग समता। सर्वांग समता, सर्वांग समता की डेफिनेशन क्या है? कि कोई भी दो आकृतियां सर्वांग सम कही जाती हैं यदि वो एक दूसरे को ढक लें। दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि वे एक दूसरे को ढक लें, कवर कर लें। एक को दूसरे के ऊपर और दूसरे को पहले के ऊपर करें तो वो पूरी तरह से कवर कर लें, तो वो जो है सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। तो हमको इसमें सर्वांग समता पढ़ना है त्रिभुज में। त्रिभुज में तो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाने के लिए त्रिभुजों की सर्वांग समता की जो न्यूनतम शर्तें हैं वो हमारे पास 4 हैं। न्यूनतम शर्तें हमारे पास 4 शर्तें हैं। पहला जो शर्त है वो है भुजा 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 प्रमेय। भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय। इसका मतलब यह है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं की यदि बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। भुजा भुजा, हमको भुजाओं को बराबर दिखा के सर्वांग सम बताना है। नंबर दूसरा है भुजा कोण भुजा प्रमेय। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय मतलब दो भुजा और उसके बीच के कोण को दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच के कोण के बराबर दिखाएंगे तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। नंबर 3 है, यह है कोण भुजा कोण प्रमेय। एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय। और नंबर 4 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है RHS। यह है समकोण कर्ण भुजा प्रमेय। और ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है, ध्यान देंगे। ये समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होगा क्योंकि आपको दो कोण 90 अंश आपको बराबर दिखाना रहता है। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वांग समता प्रमेय जिसकी मदद से हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाते हैं। और ध्यान देंगे इन शर्तों की मदद से जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, मतलब आकृति तो एक जैसे दिखेंगे ही, लेकिन उनकी सभी भुजाएं सभी संगत कोण भी समान होंगे। उसी को हम कहते हैं सभी संगत अवयव। अवयव जो त्रिभुज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो अवयव होता है। एक तो हो जाता है आपका कोण, और दूसरा जो अवयव होता है वो होता है भुजा। तो सभी संगत कोण बराबर हो जाएंगे और सभी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी सर्वांग सम हो जाने के बाद। लेकिन उन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करने के लिए हम इन 4 शर्तों का उपयोग करेंगे। न्यूनतम 4 शर्तें हैं किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाने के लिए। और जैसे ही हम कहते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ध्यान देंगे, जैसे हम कहते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उस केस में हम लिखते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। तब इसमें जो पहला केस होगा वो क्या होगा?
वो होगा संगत कोण बराबर हो जाएंगे, संगत कोण बराबर। और नंबर दूसरा, जो संगत भुजाएं हैं यहाँ पर वो भी बराबर हो जाएंगी, संगत भुजाएं भी बराबर। ध्यान देंगे समरूपता में समान अनुपात में होते हैं, लेकिन जब हम सर्वांग सम प्रूफ करते हैं तो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, कोण भी बराबर हो जाते हैं। अच्छा, अब हम बात आ जाते हैं कि इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा 2008 सेटे में पूछा गया था कि सभी सर्वांग सम बहुभुज खाली स्थान होते हैं। ध्यान देंगे, इसमें आप लोगों को समझना है कि यदि दो आकृतियां सर्वांग सम है, ध्यान देंगे, यदि कोई दो आकृतियां सर्वांग सम है तो वो निश्चित ही समरूप होंगे। डेफिनेशन से आप जाइए कि सर्वांग सम का मतलब है कि दो आकृतियां एक दूसरे को कवर कर ले, ढक ले। ढक पा रही, इसका मतलब क्या है, उनकी जो स्वरूप है, आकार भी कैसा होगा, एक जैसा होगा। मतलब जाहिर सी बात है, यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम है, बहुभुज का मतलब कोई भी भुजाएं, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, यदि सर्वांग सम है तो जाहिर सी बात है समरूप भी हो जाएगा। लेकिन यदि दो आकृतियां समरूप हैं, ध्यान देंगे, तो जरूरी नहीं है, मैं काट दे रहा हूं ना, इंप्लाइज को काट दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो दो आकृतियां सर्वांग सम भी हों। मैं काट रहा हूं इसको, है ना। तो दो आकृतियां यदि सर्वांग सम है तो समरूप होंगी, लेकिन यदि समरूप है तो जरूरी नहीं है वो सर्वांग सम हो, इस प्रकार। तो आप इसी डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं, देखिए ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप हैं, लेकिन क्या ये सर्वांग सम है? बिल्कुल नहीं है। बड़ा वाला त्रिभुज छोटे को तो कवर कर लेगा, लेकिन दूसरा वाला पहले को कवर नहीं कर पाएगा, तो ये सर्वांग सम नहीं हुए। लेकिन यदि सर्वांग सम है मतलब वो उनका स्वरूप आकार भी एक जैसा होगा, तभी वो एक दूसरे को कवर कर पाएंगे। तो सभी सर्वांग सम बहुभुज जो होती हैं वो समरूप आकृतियां होती हैं। तो अब क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर हमारा जो क्वेश्चन है, जितना भी थ्योरी हमने किया, अगर कुछ और नई चीजें सामने आ जाती है तो हम उसको वहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सभी सर्वांग सम बहुभुज खाली स्थान होते हैं। अभी हमने देखा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जितने भी सर्वांग सम बहुभुज होंगे वो समरूप होंगे। अगला क्वेश्चन है इसी में, समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं, ध्यान दें, समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती हैं, क्या होती हैं जी बताइए? समान अनुपात में होती हैं। यहाँ पे आपको लिखना है समानुपातिक, ऐसा भी लिखोगे तब भी चलेगा, है ना, ऐसा समानुपातिक होती हैं, समानुपातिक। इसका भी मतलब वही है, समान अनुपात में होती हैं लिखेंगे तब भी वही है, दोनों का सेम मीनिंग है। अगला है, समरूप बहुभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं बताइए? बराबर होती हैं। सर्वांग सम में भी बराबर होते हैं, समरूप में भी बराबर होते हैं, ध्यान देंगे। लेकिन भुजाओं की जब हम बात करते हैं तो समरूप में समान अनुपात में हो जाता है और सर्वांग सम में बराबर हो जाते हैं, भुजाओं की जब हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से बहुत ही आसानी से थ्योरी जानने के बाद 3 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोगों ने सॉल्व कर पाया। अब अगला में आ जाते हैं, सत्य असत्य में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो वे हमेशा समरूप होते हैं, बताइए सत्य या असत्य? सत्य। सत्य। बहुत बढ़िया, ये सत्य है। अगला सवाल है, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, सत्य या असत्य बताओ? असत्य। असत्य। ये असत्य है। बहुत बढ़िया, समान अनुपात में होते हैं, है ना, बराबर नहीं होते भुजाएं, समान अनुपात में होते हैं जब हम समरूपता की बात करते हैं। अगला है, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो वे हमेशा सर्वांग सम होते हैं, असत्य। 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 कथन का जो उल्टा सत्य नहीं है ना, कि यदि सर्वांग सम है तो समरूप होंगे ही, ये फिक्स है। लेकिन इसका जो उल्टा कथन है कि यदि त्रिभुज समरूप है तो सर्वांग सम होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, समरूप चतुर्भुजों की सभी संगत भुजाएं समान होती हैं। देखो अभी त्रिभुज नहीं, इसमें चतुर्भुज पूछ दिया, क्योंकि हम बहुभुज की बात कर रहे हैं।
बताइए, क्या ये हमेशा सत्य होगा? असत्य। ये कथन भी असत्य है। जो कथन हम लिखा है वो सभी बहुभुजों के लिए सत्य होगा, ध्यान देंगे। सर्वांग सम बहुभुज लिख दिया, मतलब चाहे वो त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, सर्वांग सम बहुभुज है तो सदैव समरूप होंगे। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। विलोम मतलब इस कथन को यदि हम उल्टा पढ़ें कि सभी बहुभुज यदि समरूप है तो वो सर्वांग सम होंगे, कहने से वो फिर गलत हो जाएगा, है ना। ये अब आगे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड है, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहला काम जो होगा, हम पाइथागोरस प्रमेय को पहले प्रूव करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है हम उस पर चर्चा करेंगे। ये रहा पाइथागोरस प्रमेय। अरे उल्टा हो गया क्या? एक मिनट, यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कथन क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसको बाय नेम पूछा भी जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, ऐसा है ना। तो आपको कथन को प्रॉपर लिखना है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको कथन भी प्रॉपर लिखना है। इसमें कथन दे दिया है, आपको तुरंत समझना है कि ये पाइथागोरस प्रमेय पूछा जा रहा है। चलिए, तो प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रूफ में वही प्रूफ करने का तरीका, शुरुआत से हम वैसे ही चलेंगे कि आपको दिया है, क्या क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज, एग्जाम में यदि ये सवाल आता है तो आपको बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम बनाना है। एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण बी को हम 90 अंश लेके चलेंगे, है ना। मैं डायग्राम अभी नहीं बनाया हूँ, डायग्राम बना देते हैं पहले। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। ये ए बी सी, और कोण बी को हम 90 अंश लेके चल रहे हैं। ये तो जाहिर सी बात है उसकी जो सम्मुख भुजा हो जाएगी वो कर्ण हो जाएगी, जो कि AC है। ये इतना कुछ दिया है हमको ना, ये 90 अंश। ठीक, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं की, तो कर्ण है हमारा AC का वर्ग करेंगे तो अन्य दो भुजा कौन कौन से हो गए, ये हो गए AB का स्क्वायर धन दूसरा भुजा हो गया BC, तो इसके वर्ग के योगफल के बराबर होगा। आप डायग्राम बना के यदि सिद्ध कीजिए तक भी करते हैं, और 5 नंबर के लिए यदि पूछा जाता है तो कथन के साथ कम से कम 2 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमको केवल यहीं तक नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है, ये इतना सिद्ध करना है। अब इसमें एक छोटा सा हमको रचना जो करना है उसको हमेशा आप दिमाग में रखेंगे। रचना क्या है कि शीर्ष B से सामने वाली भुजा AC पे हमको लंब डालना है ताकि ये दो अलग अलग और समकोण त्रिभुज में विभक्त हो सके। तो यहाँ से हम दो त्रिभुज में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से हम लंब डाल देते हैं, ये इस प्रकार।
और इसको हम नाम दे देते हैं डी। तो यहां से ये हो गया लंबवत। डायग्राम सभी को क्लियर है क्या? तो रचना में हमने क्या किया, बीडी को हमने लंब डाल दिया, किस पर लंब डाला, एसी पर। जिस पर लंब डाला जाता है वो हमेशा बाद में लिखाया जाता है, ध्यान देना। जो लंब डला जाएगा वो सामने रहेगा। बीडी को हमने लंब डाला किस पर, एसी पर। अब आ जाते हैं उपपत्ति पे। उपपत्ति इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अभी समरूप त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो मैं मानता हूं बहुत ही आसानी से आप इन चीजों को समझने वाले हैं। जो क्लास में भी नहीं समझे हैं वो भी प्रॉपर ध्यान देंगे। यहाँ समझ नहीं आता है आप बिल्कुल पूछें। अब उपपत्ति, उपपत्ति में हमको क्या करना है, ध्यान देंगे। हमारे पास यहाँ 3 त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। एक बड़ा वाला त्रिभुज जो कि एबीसी है, उसके बाद 2 समकोण त्रिभुज और दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो ए डी बी और दूसरा बी डी सी। ऊपर वाला एक छोटा त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज। ध्यान देंगे, चीजें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ऊपर नीचे ऐसा बात करूंगा। ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज। अब इसमें ध्यान दें, हमको करना क्या है कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी दिखाई दे रहा है, उस त्रिभुज एबीसी को बारी बारी से पहला छोटा त्रिभुज नंबर 1 और दूसरा छोटा त्रिभुज, उन दोनों के हमको समरूप दिखाना है। जो भी रीजन मिलेगा, दोनों त्रिभुज जैसे ही समरूप हो जाएंगे इसके सभी संगत कोण बराबर और सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाएंगी। और जैसे ही भुजाएं समान अनुपात में होंगी तो हमको जो चाहिए ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ये स्वतः ही ऑटोमेटिक आपको दिखाई देने लगेगा। और चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी तथा जो त्रिभुज नंबर 1 मैं लिखा हूं, जो कि क्या है, त्रिभुज ए डी सी में इन दोनों को हम पहले समरूप दिखाते हैं। पहले हम समरूप दिखाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चीजों को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा त्रिभुज बना देता हूँ। ये आपका पहला त्रिभुज हो गया जो कि एबीसी है। नाम को बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे। और उसी के बगल में जो ऊपर में जो त्रिभुज बना है उसके लिए भी मैं एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, जो उससे मैं छोटा रख रहा हूँ। क्योंकि आप देख पा रहे हैं आकृति में, आकार में उससे क्या है, छोटा है। दिखने में तो एक जैसा है लेकिन आकार उससे छोटा है। तो ये ए बी सी जो कि पहला त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के नामकरण के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि हमने बी से डी यहाँ पे एसी पर लंबवत हम रेखा खींचे हैं, बी डी लंब खींचा है हमने किस पर, एसी पर। तो जाहिर सी बात है डी जो है बन रहा है वो 90 अंश बन रहा है। तो यहाँ पर भी डी आपका 90 अंश हो जाएगा। ध्यान देंगे, नामकरण भी बहुत जरूरी है, हमने डी लिख दिया। अब ध्यान दें, यदि हम त्रिभुज ए बी सी की बात करें और ए डी बी की बात करें तो कोण ए जो है दोनों में कॉमन है, कोण ए। और इस त्रिभुज में कोण कहां पर है, ऊपर की ओर है, देख लो ऊपर की ओर। तो ऊपर वाला कोण जो इसमें होगा दूसरे त्रिभुज में, वहां पर भी आप इसको ए नाम देंगे। अब जो बचा हुआ नाम है जो शीर्ष है वो बच गया आपका बी। देख लीजिए ए डी बी, ए डी बी दोनों एक जैसे दिखाई दे, भुजाओं को आप समान अनुपात में ले पाए, इसलिए ऐसा एक छोटा त्रिभुज आप पहले कंस्ट्रक्ट कर देंगे। इसके लिए याद रखने का चीज क्या है, जो 90 अंश है उसको यहाँ पर भी 90 अंश बना दो। और बड़े त्रिभुज में ए ऊपर की ओर है तो छोटा त्रिभुज जो बनाओगे उसमें भी ए को आप ऊपर की ओर ही रखोगे, ऐसा। ये याद रखने का ट्रिक। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी को समरूप दिखाने का। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि कोण ए बराबर कोण ए हो जाएगा। जो न्यूनतम शर्त हम बताए हैं दो त्रिभुजों को समरूप बताने का, वो क्या है, कोण कोण समरूपता। तो ये जो कोण है ये दोनों में है, उभयनिष्ठ है, तो जाहिर सी बात है बराबर होगा, उभयनिष्ठ कोण। अगला कोण बी बराबर कोण डी। क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश है, प्रत्येक 90 अंश। क्योंकि हम दोनों को समकोण त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, तो कोण बी यदि 90 अंश है तो कोण डी भी 90 अंश हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 90 अंश 90 अंश दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हो रहा है। कोण ए जो है बराबर हो गया कोण ए के, क्योंकि दोनों एक ही कोण है। कोण बी बराबर हो गया कोण डी के, क्योंकि दोनों 90 अंश है। तो हमने दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने का जो न्यूनतम शर्त है उसको हमने फुलफिल कर लिया। तो अब हम यहां से लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी के। और कारण क्या देंगे,
कोण कोण समरूपता प्रमेय। कोण कोण समरूपता प्रमेय से जैसे ही दो कोण यहाँ पे समरूप हो जाते हैं, सॉरी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, तब हम कहेंगे कि संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, क्योंकि हमको भुजाओं से मतलब है। ध्यान देंगे, जो हम सिद्ध कर रहे हैं भुजाओं के वर्गों का योगफल दिखा रहे हैं हम। किसी का माइक ऑन है, बंद कर लेंगे। माइक ऑन है किसी का, आप लोग बंद कर लेंगे। हेलो। संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगे। जैसे ही समरूप हो गया तो भुजाएं समान अनुपात में होंगे। तो संगत भुजा कौन कौन सा लेना है, ध्यान दें। इन दोनों त्रिभुजों में हम देख पा रहे थे कि कोण ए दोनों में क्या था, कॉमन था। तो हम ए से ही स्टार्ट करेंगे भुजाओं का नाम लेना। हाँ बेटा, हाँ मम्मी के पास जाओ बेटा, आना लेके जाना इसको। हाँ थोड़ी देर बाद आना, हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद। रुक जाओ रुक जाओ। हाँ हेलो, चलो जाओ। हाँ क्या बोले, बताइए एक बार। उपपत्ति में ए बी बी रहेगा, उसमें सी लिख दिया है। कौन सी पट्टी में? उपपत्ति अच्छा उपपत्ति में त्रिभुज ए बी सी एवं ए डी सी कर दिया हूँ क्या? अरे हाँ बहुत बड़ा मिस्टेक, ये एडीबी है ना, एडीबी एडीबी में, ठीक, अब ठीक है। हाँ हमने कहा कि सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाएंगी, तो कहाँ से स्टार्ट करना है? जो कोण कॉमन था आपको वहीं से स्टार्ट करना है। तो कॉमन कोण कौन सा है? ए, तो ए भी लेंगे पहले हम, ए बी, और इसका संगत भुजा हो जाएगा ए डी। ये बराबर हो जाएगा, फिर से आपको ए से शुरुआत करना है, ए सी, ए सी, और बटे में इसका जो संगत भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी। इस प्रकार अब जैसे हम यहाँ से त्रियक गुणा करते हैं, ए बी गुणित ए बी करते हैं, तो ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको हम गुणा करेंगे तो ए डी इंटू ए सी हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1। तो देखिए जो सिद्ध करना है राइट साइड का एक कोण हमको, एक भुजा मिल गया ए बी का स्क्वायर। यहाँ तक उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अगला काम फिर से वैसा ही करना है कि सबसे जो बड़ा त्रिभुज है उसको, और जो छोटा वाला त्रिभुज है उसको आपको फिर से समरूप दिखाना है ना। तो कौन कौन से त्रिभुज लेके चलेंगे हम? यहाँ पे देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं ऊपर में। और ये जो कोण है, एक मिनट, क्या हुआ जी इसको? हाँ ऊपर खिसक क्यों नहीं रहा है? हाँ ये हम ले लिए त्रिभुज ए बी सी, पहला वाला त्रिभुज, और दूसरा छोटा त्रिभुज फिर से एक समकोण त्रिभुज हम लेके चलेंगे, ताकि कौन सा संगत कोण हो रहा है, कौन सी संगत भुजा की हम बात कर रहे हैं, वो चीजें क्लियर हो सके। तो पहला त्रिभुज तो आपका चेंज होना नहीं है, ए बी सी, ध्यान देंगे। दूसरा त्रिभुज हमको बनाना है बी डी सी बनाना है, ध्यान दें। तो बी यहाँ पे 90 अंश हो रहा है, तो फिर से डी यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा, डी 90 अंश। अब ध्यान दें, इस त्रिभुज में सी जो है उभयनिष्ठ भुजा है, और सी किधर है? नीचे की ओर है, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पर भी जो उभयनिष्ठ कोण है उसको भी आपको नीचे की ओर बनाना है, सी। अब बच गया वो कौन सी भुजा है? वो है आपका बी, ध्यान दें। तो अब जब हम इसको सिद्ध करेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में सबसे बड़ा त्रिभुज और जो नीचे की ओर जो त्रिभुज नंबर 2 हमने जो नाम दिया है उसमें हम बात करेंगे। तो क्या क्या बराबर हो जाए, आप ध्यान से देखें। कोण सी बराबर कोण सी, देखिए ये दोनों कोण दोनों ही त्रिभुज में उपस्थित है, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अगला कोण बी बराबर कोण डी, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश है, प्रत्येक 90 अंश। इस प्रकार तो आप देख पा रहे हैं ये C जो है C के बराबर हो गया,
और बी चूंकि 90 अंश है तो वो भी डी के बराबर हो गया और हमने न्यूनतम शर्त को फुलफिल कर लिया। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी के। कारण दे देंगे यहाँ पे कोण कोण समरूपता प्रमेय से। और जैसे ही दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो पहले स्टेप में मैं लिखा हूं, इसमें नहीं लिख रहा हूं दोबारा उसी को। तो ध्यान देंगे संगत भुजाओं को समान अनुपात में लेने का तरीका क्या होगा। जो कोण उभयनिष्ठ है हम वहीं से शुरू करेंगे। जैसे इसमें कोण ए उभयनिष्ठ था तो वो हम वहीं से शुरू किए थे, यहाँ पर भी वहीं से शुरू करेंगे। तो ध्यान देंगे सीबी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ध्यान देंगे हमको बीसी हम लिख के चले हैं शुरू से, तो हम बीसी ही लिखेंगे यहाँ पर। तो पहला भुजा हो जाएगा इसका बीसी, तो दूसरे त्रिभुज की जो संगत भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी डीसी बराबर। अब सी कहाँ पे शामिल होगा, ए बी को लेंगे तो शामिल नहीं हो रहा है हमारा सी। अब किसको लेना पड़ेगा, हमको भुजा एसी को लेना पड़ेगा। तो ये ए सी बटे में अगला त्रिभुज में फिर से आपको मिल जाएगा बीसी। तो यहां से आप तिर्यक गुणा करो इसको, देखो बीसी इंटू बीसी करेंगे तो बीसी का स्क्वायर बराबर एसी इंटू हो जाएगा डीसी। अब इसको लिख लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। सबसे बड़ा त्रिभुज और पहले त्रिभुज को हमने समरूप दिखाया, ए बी स्क्वायर बराबर समथिंग मिल गया। फिर बड़ा त्रिभुज और नंबर 2 वाले त्रिभुज को फिर से हमने समरूप दिखाया और फिर से हमको बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी इंटू डीसी मिल गया। अब हम काम करेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने का। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जब हम जोड़ते हैं तो आप देखिए क्या मिला हुआ है हमको। समीकरण 1 ये मिला है एडी इंटू एसी, है ना। तो समीकरण 1 का लेफ्ट साइड है ए बी का स्क्वायर और समीकरण 2 का लेफ्ट साइड है बीसी का स्क्वायर। ध्यान दें केवल अब इसी की बात करेंगे हम, ऐसा। अब राइट साइड है ए डी इंटू ए सी धन समीकरण 2 का राइट साइड है ए सी इंटू डी सी। अब आप देख पा रहे हैं दाएं साइड में ए सी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ए सी हम बाहर निकाल देंगे। ए सी बाहर निकालने के बाद हमारे पास बचेगा ए डी धन डी सी। और एडी धन डीसी का मतलब है, आप त्रिभुज में देख पा रहे हैं कि ये रहा एडी और इसमें जोड़ देंगे हम डीसी को। तो एडी धन डीसी जब करेंगे तो ये पूरे एसी की बात कर रहा है त्रिभुज एबीसी में। तो ये हो जाएगा पहले से एसी है इंटू में एडी धन डीसी का मान है फिर से एसी और ये हो जाएगा एसी का स्क्वायर। तो इस प्रकार ए बी स्क्वायर धन बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर मिला। या फिर करके जो हम प्रूफ करना जो सिद्ध करना है लिखे थे वैसा लिख लो। एसी स्क्वायर को लेफ्ट में लिख लो, एसी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर धन बीसी का स्क्वायर। तो ये आपका प्रमेय प्रूफ हो जाता है यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय, कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अतः यहाँ पे हमेशा जब भी प्रमेय पूछा जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में उसके स्टेटमेंट को एक बार रिपीट करना है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा। ठीक है जी, सभी को क्लियर है पाइथागोरस प्रमेय। किसी को कुछ डाउट, कहीं पे कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, चलो अच्छी बात है। अब इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है 4 नंबर के लिए, समझ जाओ पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग है ये। चले आते हैं यहाँ पे, ठीक। इनको फिर नीचे लाना पड़ेगा। अरे कुछ चीजें साथ में आ जा रही थी, गड़बड़ हो रहा है।
चलो, तो ये क्वेश्चन हमको मिला। तो इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके क्या लिखा है प्रश्न में कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी लंब बीसी है, एडी लंब बीसी है, तो सिद्ध कीजिए ए बी स्क्वायर धन सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर धन ए सी स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम जो दिया गया है उसके अनुसार हम लेके चलते हैं। हमको एक त्रिभुज एबीसी दे दिया और त्रिभुज एबीसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है ना। ये त्रिभुज न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है, कुछ भी नहीं है। तो एक नॉर्मल हम एक न्यून कोण त्रिभुज लेके चलते हैं, ये इस प्रकार ए बी सी। अब इसमें कहा कि एडी लंब बीसी, एडी जो है लंब खींचा गया है आधार बीसी पर, ये इस प्रकार, ये डी हो गया। उसके बाद जो भी सिद्ध करना है ना, तो प्रमेय के रूप में जैसे प्रूफ करना चाहते हैं आप तो भी लिख सकते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी, हमको सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर धन सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर धन ए सी का स्क्वायर। अब सीधा आ जाते हैं हम उपपत्ति में, क्योंकि इस प्रमेय को प्रूफ करने अलग से रचना की आवश्यकता नहीं है। आप देख पा रहे हैं जैसे ही हम ए से डी ए डी लंब डालते हैं बीसी पर तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। कौन सा? ए डी बी और ए डी सी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज, चाहो तो समकोण त्रिभुज लिखो, ज्यादा अच्छा है। समकोण त्रिभुज ए डी बी में कहां से? पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने पर, पाइथागोरस प्रमेय से। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और पाइथागोरस देखिए, तो ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजा, कौन कौन सी दो भुजा? एडी का स्क्वायर धन बीडी का स्क्वायर। यहां से हम एक काम करेंगे, बीडी को हम लेफ्ट की ओर पक्षांतर कर देंगे, तो ए बी का स्क्वायर माइनस बीडी का स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट साइड में केवल बचेगा एडी का स्क्वायर, और इसको हम थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। हमने एडी को ही क्यों टारगेट किया? क्योंकि एडी जो है दोनों त्रिभुजों में आने वाला है। देखिए, एडीबी में भी एडी है और एडीसी में भी एडी है। पुनः समकोण त्रिभुज एडीसी में, समकोण त्रिभुज एडीसी में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, फिर से कर्ण आपका हो जाएगा एसी हो जाएगा, और ये आपको मिलेगा ए सी स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर धन डीसी का स्क्वायर। देखिए डायग्राम में देख पा रहे हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे बढ़िया पाइथागोरस प्रमेय लिख दो, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से फिर यदि हम एडी स्क्वायर लिखना चाहें तो डीसी को पक्षांतर करना पड़ेगा लेफ्ट साइड, तो ये एसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ले लो आप समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए यहाँ पे दाएं साइड में एडी स्क्वायर, और समीकरण नंबर 1 में भी दाएं साइड में देखिए एडी स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड है ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। जो हमको प्रूफ करना है वो सभी प्लस प्लस में है, तो हम क्या करते हैं, जो माइनस माइनस साइन के साथ जो मान दिखाई दे रहा है आपको उसको पॉजिटिव पॉजिटिव कर देते हैं, मतलब एक दूसरे की ओर पक्षांतर कर देते हैं। तो इधर बचेगा ए बी स्क्वायर, और दाएं साइड से हम माइनस डी सी स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस डी सी स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड में फिर से यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, और इधर से माइनस बी डी स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार आपका प्रमेय प्रूफ हो जाता है, या जो भी प्रश्न में पूछा गया है, ए बी स्क्वायर धन सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर धन ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर धन ए सी स्क्वायर। देखिए